नमस्कार। दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत जो है वो राजस्थान कांग्रेस के द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा से करेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं और गहलोत दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। राजस्थान में रविवार को गहलोत खेमे के बागी तेवरों के बाद पहली बार गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सारी निगाहें इस वक्त गहलोत पर हैं क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में वो फ्रंट रनर माने जा रहे थे, लेकिन राजस्थान में उनके समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट का रास्ता रोकने के लिए जिस तरह से आला कमान के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई, उसे देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में उनकी दावेदारी पर सस्पेंस पैदा हो चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो रेस में है, लेकिन पिछले 2 दिनों से उनका कोई बयान नहीं आया। हालांकि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई है, लेकिन उनके 3 समर्थकों को कारण बताओ नोटिस के संकेत दिए गए हैं। आला कमान गहलोत से खुश नहीं है। तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक हलचल जो है वो तेज हो गई है। अशोक गहलोत आज दिल्ली जाने वाले हैं और इन सब के बीच में सवाल ये कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में अभी बरकरार है। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। वहाँ एक कागज पे साइन करवा रहे थे, वो हमने पढ़ा नहीं कि कौन सा कागज था, लेकिन वो कागज पे साइन करवा रहे थे कि सब लोग कागज पे साइन करें। क्या वहां पर एक माहौल था सचिन पायलट के खिलाफ? हाँ, कोई बोल नहीं रहा था वहाँ, कुछ भी नहीं बोल रहा था वहाँ पे। आप लोगों को क्या आपत्ति वहां पर सचिन पायलट से है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है सचिन पायलट से। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पे मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। जो पार्टी और जिस पार्टी के कुछ नेता भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी में पलायन प्रोग्राम चल रहा है, तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ पलायन की के पराक्रम, और उस पराक्रम में जो है वो बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब कई लोग मुझे ये भी कहते सुन रहे हैं कि खुद ही कांग्रेस के कुछ नेता चोर से कह रहे हैं चोरी। अब देखिए, कमलनाथ को जिम्मेदारी दी गई है सब कुछ ऑल इज वेल करने की। सीधे रुख करते कमलनाथ के पास, सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। वो इतिहास जरा आप देखिएगा, एक एक विधायक को बुला के उन्होंने पूछा था। आपका और दिग्विजय सिंह का नाम भी चर्चाओं में है कि आप लोग। देखिए, मैंने पहले कहा था, मैं दिल्ली गया था, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। 12 महीने बचे हैं, मैं ये जिम्मेदारी, क्योंकि मेरा ध्यान मध्य प्रदेश से हट जाएगा कि सब जगह अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है, उसके बाद और पूरे हर प्रदेश की रणनीति बनाऊं, तो मध्य प्रदेश से मैं अपना ध्यान नहीं मोड़ना चाहता हूँ। तो दिग्विजय सिंह आपकी अब दिग्विजय सिंह से पूछिए वो इच्छुक है या नहीं इच्छुक, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? लोग मतलब ये कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं तो लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। योग्य मानते हो? मेरा योग्य नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। दिग्विजय सिंह से आप ये प्रश्न पूछ लीजिए कि आप वो इच्छुक है या नहीं। सर, लोग कह रहे हैं कि ऐसी अनुशासनहीनता कांग्रेस आलाकमान के अनुशासनहीनता 3-4 लोगों की हुई, ये तो शो कॉज नोटिस दिया गया है और वो पर्यवेक्षक ने आके रिपोर्ट दी है सोनिया जी को। तो वो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, अशोक गहलोत तो कहते हैं मैंने मीटिंग बुलाई, मैंने टाइम फिक्स किया, विधायक लगभग सब मेरे साथ थे। तो आप अलग पूछो, साथ साथ पूछो, मुझे तो अच्छा ही है कि सब मेरे पक्ष में ही बोलेंगे, तो मैं क्यों इसमें अड़चन डालता? मतलब ये भी कहा जाता है सचिन को रोकने के लिए सिंधिया के साथ जो हुआ वही सचिन के साथ वहाँ हो रहा है। देखिए, सिंधिया के साथ क्या हुआ था यहाँ? मतलब जो बात वो कह रहे हैं कि जैसे वहाँ नई लीडरशिप को आगे नहीं आते। सचिन पायलट ने तो कुछ किया नहीं, उन्होंने तो कोई मीडिया में भी नहीं आया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात करी। उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, वो जाके मीटिंग में बैठ गए।
जहां मीटिंग थी। नई लीडरशिप को आगे नहीं आने देती कांग्रेस। ये देखिए नई लीडरशिप, ये मोदी जी तो कहें 70 साल के हो गए, वो भी तो नई लीडरशिप को आने दें। ये कहना तो बहुत आसान है, सब जगह येडियुरप्पा को इनकी आप देखिए जो उन्होंने बनाई है, ये कौन सी नई लीडरशिप है। आप इस समस्या का हल कहाँ देखते हैं? राजस्थान में जो वहाँ बहुत चल रही है। देखिए मैं कल आया भोपाल, दिल्ली से मैं गया था परसों, कल आया भोपाल से पहुंचते ही मैं होशंगाबाद चला गया। मैं इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता क्योंकि तब मेरा ध्यान हट जाता है। अभी मेरे से कोई बात कर रहे थे राजस्थान के रास्ते में, मैंने कहा मैं तुमसे रात को बात करूंगा, ये अभी बात मत करो मेरे साथ। तो आप कमलनाथ को सुन रहे थे। राजस्थान की सियासी तपिश जो बढ़ी है उसको लेकर कमलनाथ अपनी राय रख रहे थे। हमारे साथ इस वक्त अशोक गहलोत के करीबी और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साहब जुड़ रहे हैं। लगातार टीवी पर आप इन्हें एक्टिवली देख रहे हैं। प्रताप जी, एक बार फिर आपका आज तक पर स्वागत है। और पहला सवाल तो यही है कि अशोक गहलोत जी जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए, ये उम्मीद की जाए कि यहां से दिल्ली जाने के बाद ऑल इज वेल? अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अशोक गहलोत जी जैसा सीनियर लीडर दिल्ली जा रहा है तो आप ये मानकर, गांधी जी, अशोक गहलोत जी ये कांग्रेस के वो लीडर है जो कांग्रेस की आवाज को मजबूत कर रहे हैं। इस वक्त देश कांग्रेस को मजबूत होते हुए देश में मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए देखना चाहता है। यही कारण है कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा चल रही है और पदयात्रा के प्रति देश में बड़ा उत्साह, जोश और उमंग है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने खोया है। आज जब केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, तो आतंकवादी सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं को मारते हैं, बीजेपी के नेताओं को कोई आतंकवादी अटैक नहीं करता। देश जानता है कि महात्मा गांधी की पहली हत्या, फिर इंदिरा जी की हत्या, फिर राजीव जी की हत्या, सरदार बेअंत सिंह की हत्या, हमने तो आतंकवाद से कांग्रेस लड़ी है। प्रताप जी, इस वक्त देश हमारी तरफ देख रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए आजकल आप नाराज बहुत होते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार टोकना नहीं चाह रहा, लेकिन सर हम राजस्थान को लेकर बात कर रहे हैं। मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, उम्मीद करूंगा आप उस पर जवाब देंगे। क्या आपको भी नोटिस मिला है सर? क्योंकि कहा जा रहा है पर्यवेक्षकों ने नोटिस भेजा है कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को जो अशोक गहलोत के करीबी थे। मुझे नोटिस नहीं मिला। नोटिस हमारे संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जी, हमारे मुख्य सचेतक महेश जोशी जी और धर्मेंद्र राठौड़ जी को मिला है। धर्मेंद्र राठौड़ जी विधायक नहीं है, आरटीडीसी के चेयरमैन है। नहीं तो लोगों को मिला है। आपको नहीं लग रहा कि अशोक गहलोत जी से अगर ऑल इज वेल हो जाएगा? मैं मुख्यमंत्री, सुनिए जी, हाँ बताइए जी। अगर अशोक गहलोत जी जा रहे हैं, उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, अगर उन्हें ऑल इज वेल हो गया तो आप लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। आप लोग तो उनके पक्ष की बात रख रहे थे, मुखर हो रहे थे, और जिन 3 लोगों का नाम लिया, क्योंकि आप भी काफी सक्रिय रहे हैं इस बात को रखने में, तो आपको नहीं लग रहा कि अब आप लोग फंस सकते हैं इसमें और आप लोगों पर कार्रवाई हो सकती है अनुशासनहीनता की? आप एक बात मानकर चलिए, पार्टी नेतृत्व हमारा परिवार का नेतृत्व करता है। पार्टी नेतृत्व किसी से भी सवाल पूछ सकता है, नोटिस दे सकता है, कार्रवाई कर सकता है। पार्टी नेतृत्व को आप जानते हैं, सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सोनिया गांधी जी को कांग्रेस का, देश का एक एक कार्यकर्ता अपनी मां मानता है, और कांग्रेस नेतृत्व यदि कोई कार्रवाई करता है, नोटिस देता है, तो उसका जवाब देना सम्मान के साथ हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ मैं और डोटासरा जी जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, सुबह जल्दी चले गए थे तनोट माता जी के। बॉर्डर पर तनोट माता जी का बड़ा चमत्कारिक मंदिर है, वहां चले गए थे। शाम को 6:30 बजे लौटे। मैं खुद माकन साहब से पहले मिले डोटासरा जी, फिर 6:30 पौने 7 बजे मैं पहुंचा एरोड्राम से सीधा। अशोक गहलोत जी ने कहा कि आप उनको लेके मुख्यमंत्री निवास। प्रताप जी, ये सारी माकन साहब से मैं मिला, उन्होंने खड़गे साहब से मेरी मुलाकात सारी घटनाएं प्रताप जी आप आज तक पर कई बार दर्शकों को बता चुके हैं, हम सभी को ये घटनाएं पूरा सिलसिलेवार तरीके से याद हो गई है। अब सवाल ये है कि अगर अशोक गहलोत वहां गए हैं और सचिन पायलट को लेकर बात बन जाती है, तो क्या आप लोग स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि सोनिया जी के लिए जान दे देंगे, तो उनकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे अगर आदेश आता है ऊपर से? तो देखिए, सोनिया गांधी जी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी बात मानना अशोक गहलोत जी की, हम सबकी मॉरल ड्यूटी है, कर्तव्य है, सब मानते हैं उनकी बात। और वहां अशोक गहलोत जी जा रहे हैं, सोनिया गांधी जी से उनकी वार्ता होगी,
तो ये मानकर चलिए हमारे परिवार का मामला, वो एमएलए की भावना भी बता देंगे, क्योंकि वो विधायक दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं जी। और विधायक दल के नेता की राजस्थान के प्रति, एमएलए के प्रति सबसे ज्यादा मॉरल ड्यूटी है। बिल्कुल सही और बात अपनी पार्टी अध्यक्ष को वो ज्यादा बताएंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री सोनिया गांधी जी ने एमएलए की राय से बनाया, तो अपनी नेता को सारी बात बताएंगे। मुझे लग रहा है सब ऑल इज वेल हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अब जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो दूसरा पक्ष है उसकी बात मान ली जाती है तो क्या आप लोग स्वीकार करेंगे या तब भी झंडा बुलंद करेंगे? देखिए, मैं शुभांकर जी, मैं आपका सम्मान करता हूं और आज तक पे हमेशा मैं बोलता रहता हूं। आप ये बताइए कब जब कुछ होगा तो हम स्वीकार करेंगे, अभी कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आप बताइए, कयास पे प्रेस में बोलना, मीडिया में बोलना, तभी तो नोटिस मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता। चलिए ठीक है, ये भी बात आपकी वाजिब है। एक सवाल और पूछ लेता हूं मैं, क्या सचिन पायलट आपके नेता हैं? आप तो एक दौर में करीबी भी थे, बड़ी सारी फोटोज वायरल करते हैं लोग आपके साथ कि 19 के चुनाव के बाद आप लोगों ने फोटो खिंचवाई थी, आपने खुद डाली थी। तो सचिन पायलट को लेकर नाराजगी क्यों है आपकी सर? ये एक सवाल बहुत सारे लोग पूछने जाते हैं कि प्रताप जी क्यों नाराज हो गए उनसे, वो तो करीबी थे। अब आप पूछना चाहते हैं? सभी बहुत सारे लोग तो आज तक पे मैं पहली बार खुलासा कर देता हूं। जी, आप खून पूछना चाहते हैं जी। मेरी सचिन पायलट जी से कोई नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है। वो मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता है, नेता है कांग्रेस पार्टी का, मैं कार्यकर्ता हूं और वो नेता है। मैं उनको और हर नेता को, हर विधायक को नेता मानता हूं कि मैं रोड मास्टर हूं। जब सचिन पायलट जी मानेसर गए तो आज मैं खुल के कह रहा हूं, उन्होंने मेरे से बात नहीं की, इतना बड़ा स्टेप उठाया और इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, मेरा उनके ऊपर हक था सबसे ज्यादा। मैंने कहा था मैं पंजे के साथ हूं, सोनिया गांधी जी के साथ हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मैंने 2004 में जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, तब सचिन पायलट जी की मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। वो दौसा से लड़ रहे थे, मैं जयपुर से पार्लियामेंट लड़ रहा था। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई। उससे पहले मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट भी रहा। मेरी सचिन पायलट जी से कोई लड़ाई नहीं है। आप मुझे ये बताइए, मैं क्यों नाराज होऊंगा उनसे? ये 102 लोग जो होटल में बैठे थे, सोनिया गांधी जी के कैंप में लॉयलिस्ट बनकर बीजेपी के षड्यंत्र का जवाब दे रहे, तो यूनाइट हो गए। मैं भी उनके साथ था, उन्होंने अपनी बात कही। मेरे में एक दिक्कत है, आप मुझे बताइए, मैं तो प्रेस में अभी दरवाजे में जन सुनवाई कर रहा हूं, मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है। आप सब मुझे पूछते हैं, पायलट साहब से भी कभी सवाल, आपके एक सवाल का मीडिया के सामने आ नहीं रहे हैं। आप मुझे अगर वो मैं जवाब देता हूं। आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप मीडिया से संवाद करते रहते हैं। मैं भी आना बंद कर दूं क्या? नहीं, अच्छी बात है सर। देखिए, संवाद जरूरी, आप लोग अच्छा, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मैं भी बंद कर दूं? नहीं, अच्छी बात है। अच्छा सर, एक सवाल और जवाब दे दीजिए मुझे। मैं कर रहा हूं सर, आप मेरी भी समझ रहा हूं सर, आप मेरी भी मदद किया। मैं आपकी मदद भी कर रहा हूं सर। आपकी बात को बार बार हम पहुंचा रहे हैं ताकि आपकी बातों की स्पष्टता हो जाए। सवाल हम अपने अंदाज में पूछते हैं, जवाब देने का अधिकार मैं आपको पूरे आपके तरीके से देता हूं, मैं उसमें टोकता नहीं हूं, ताकि आपकी बात जिस तरह से आप रखना चाहते हैं वैसे ही पहुंच जाए। अब जरा ये बता दीजिए, अभी आपके पास कितने विधायक हैं? क्योंकि 92 का जिक्र हो रहा था उस मीटिंग में। अभी कितने ऐसे हैं जो अशोक गहलोत जी को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं? कितने ऐसे हैं जो आला कमान जो कहेगा वो मान लेंगे? और शायद कितने ऐसे हैं जो सचिन जी के साथ हैं? अगर आप नंबर दे सकें तो, क्योंकि आपको ज्यादा जानकारी है। ऐसा शुभांकर जी, वास्तविकता यह है कि अशोक गहलोत जी वो व्यक्ति है जो 3 बार राजस्थान के चीफ मिनिस्टर रहे, इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, मैं जो सही हूं तो आप मुझे राइट कर लेना, राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, 3 बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। हम जैसे बच्चे बहुत बाद में पॉलिटिक्स में आए, इसलिए अशोक गहलोत जी से बड़ा लॉयलिस्ट कौन है? अशोक गहलोत जी पार्टी विधायकों को तब ये कहा था, मैं आपका अभिभावक हूं, आपकी भावनाओं का सम्मान करना, काम करना और आपके लिए कुछ भी करना मेरी जिम्मेदारी है। जो बातें उन्होंने वचन दी, ये राजस्थान की धरती है, स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की प्रति है धरती है, महाराणा प्रताप पन्नाधाई की धरती है, जो महाराणा प्रताप धर्म के लिए लड़ गए, मर गए, ऐसे महाराणा प्रताप की धरती जिनको स्वाभिमान और गौरव है हमारा महाराणा प्रताप, उस धरती, मेरी बात सुनिए, उस धरती पर जो जबान विधायकों को अशोक गहलोत जी ने दी, वो जबान निभाना अशोक गहलोत जी का काम है। तब वेणुगोपाल जी, श्री अजय माकन जी हमारे नेता हैं ये सब, और रणदीप सुरजेवाला जी, तीनों हमारे नेता वहां कैंपों में बैठे थे। अब बात खत्म हो गई। अब अशोक गहलोत जी पार्टी नेतृत्व से बात करके जो भी तय करेंगे हमें मंजूर है, हमें देखिए प्रताप जी, ठीक है, आप नहीं मान रहे, लेकिन हम आपको एक प्रतिक्रिया सुनवाते हैं कि सत्ता को लेकर सुर कैसे बदल रहे हैं आपके विधायकों के। आप बने रहिए, एक बार सुनवाता हूं, कुछ बयान सुनवाता हूं मैं। आप ही के पार्टी क्लियर नहीं है, आपकी पार्टी के विधायकों के जो उस दिन साथ नजर आ रहे थे, कई लोगों के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक बार मैं बयान सुनवा देता हूं ताकि आपको जवाब देने में स्पष्टता हो जाएगी। सुनिए जरा। हमारी मुख्य शर्त जो है
वो ये है कि जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की, जिन लोगों ने पार्टी की सरकार को तोड़ने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, ये हमारी मुख्य शर्त है। महेश जोशी जी, एक पद और दो पद की बातें करने वाले कैबिनेट रैंक के 2 पद लेकर बैठे, कैबिनेट रैंक के। कोई क्यों नहीं पूछता क्यों? ऐसे क्या उनमें हीरे जड़े हैं जो 2 पद लेके बैठेंगे? वो खुद फोन करते हैं विधायकों को कि सीएलपी की मीटिंग है 7 बजे, मुख्यमंत्री आवास पहुंचिए, और खुद ही नदारत हो जाते हैं और खुद अगले दिन दूसरे विधायकों को फोन कर शांति धारीवाल जी के घर बुलाते हैं। प्रताप जी, राजस्थान में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सुनते थे, अब तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस सुन रहे हैं। महेश जोशी को लेकर दिव्या जी कितने तीखे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रही हैं। आप लोग को लगता नहीं कि इससे नुकसान हो गया, पार्टी की छवि थोड़ी डेंट हो गई, आलाकमान को लेकर भी सवाल हो गए, राहुल जी की यात्रा को लोग भूलकर सारा फोकस राजस्थान पे हो गया, तो बड़ा डेंट पहुंचा दिया आप लोगों ने, ऐसा लग रहा है। आप शुभांकर जी एक बात तय कर लेना, देश की आवाज है कांग्रेस, देश की आवाज है राहुल गांधी। मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ यदि कोई लड़ेगा तो लड़ेगी कांग्रेस। हम अपना खून पसीना बहा देंगे, लेकिन कांग्रेस देश के सम्मान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ, मोदी सरकार के झूठ फरेब धोखे के खिलाफ लड़ेगी। कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। देश में एक नई चर्चा छिड़ गई है कि कांग्रेस का नेतृत्व इतना ईमानदार है कि जो विधायक अपनी बात उठा रहे हैं उनकी बात सुनी जा रही है, और यदि विधायकों ने अपनी बात उठाई है तो अपने नेताओं के सामने उठाई है। और यदि इसमें डेमोक्रेसी मजबूत होती है तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप साफगोई वाले नेता यात्रा कर रहे हैं। यदि विधायकों ने अपनी बात कही तो पार्टी नेतृत्व प्रताप जी, देखिए आपके साथ में कई बार चर्चा कर चुका हूं और आपकी खासियत यह है कि आप बड़ी ईमानदारी से बोलते हैं सर, लेकिन आज आप खुद जानते हैं कि अजय माकन ने अनुशासनहीनता शब्द का इस्तेमाल किया। दिव्या जी बीजेपी से, आज तक से नहीं है सर जो आरोप लगा रही हैं, तो ये आप ही के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं सर, हम तो खाली मीडिएटर काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत के बाद अजय माकन ने कहा यह अनुशासनहीनता थी, यह हम नहीं कह रहे, तो ये डेमोक्रेसी कैसे हो गई सर? और दिव्या मदेरणा आपकी विधायक है, हो सकता है आपकी मित्र भी हो। दिव्या मदेरणा जी हमारे यहाँ की फायरिंग लीडर है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। आज कांग्रेस को उनकी जरूरत है, उनकी आवाज की जरूरत है। जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलती है, जनता के मुद्दों पर लड़ती है, जोधपुर में आप देखा करो, अभी एक हॉस्पिटल में मामला हुआ, गरीब के लिए जाकर उन्होंने खुद ने धरना दे दिया। ये सब हमारी पावर है, हमारी ताकत है। सब ये जितने कांग्रेस के नेता, ये हमारे परिवार का मामला है। इसको निश्चित रूप से सारा मामला ठीक हो जाएगा। कांग्रेस ताकत बने, जनता के मुद्दों पर लड़े, ये देश चाहता है और वो आपको नजर आएगा। अब एक आखिरी सवाल, आखिरी वर्ड, आप चाहें तो जवाब दें, आप चाहें तो ना दें। क्या किसी भी सूरत में सचिन पायलट की स्वीकारता आप लोगों को मंजूर है या नहीं? किसी भी सूरत में मंजूर है या नहीं? बहुत सीधा सवाल है, आप चाहे तो ना जवाब दें। एक बात आप मुझे एक बात बताइए, आज तक वाले ये जो भी काम होगा वो पार्टी नेतृत्व को डिसाइड करना है, विधायकों को डिसाइड करना है। आज तक पता नहीं क्यों मेरा सचिन पायलट जी से कोई झगड़ा नहीं है, मैंने कह दिया, फिर भी आज तक हमेशा ऐसे सवाल करता है जो मेरे हाथ में नहीं है। ये सोनिया गांधी जी, मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी जी, प्रताप सिंह खाचरियावास स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? और आप ये मेरी आप थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने जवाब देकर भी नहीं दिया, लेकिन ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप सिंह खाचरियावास अपने अंदाज में यह बात रखते हुए, कई बार संकेतों के मायने बहुत ज्यादा होते और आप सुन रहे थे, समझ रहे थे। ठीक है प्रताप जी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते खबरों में, अब बात करते हैं कैसे प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, जहां पर भी कुछ ना कुछ चल रहा है टीएस सिंहदेव को लेकर। खबरें आपको बताएंगे हम। एक बड़ी खबर वहां से निकलकर सामने आ रही है और टीएस सिंहदेव से बातचीत की है आज तक ने इसी पूरे मामले को लेकर, क्योंकि वहां भी कमोबेश यही विवाद चल रहा है भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को लेकर। अब राजस्थान को लेकर उनकी सोच क्या है, जरा सुनिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के बहुत टॉल लीडर हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव जुड़ रहे हैं। सर, आपने कल मीडिया से बात करते हुए एक स्टेटमेंट कहा कि अशोक गहलोत अपने स्टेट के अफेयर्स को नहीं संभाल पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को संभालना थोड़ी दूर की बात हो जाती है। तो ये एक सीरियस लीडरशिप क्वेश्चन आप उठा रहे हैं अशोक गहलोत जी पे, ऐसा देखा गया। मैं अशोक गहलोत जी का सालों से, दशकों से बहुत सम्मान करता रहा हूं। उम्र में मेरे से बहुत बड़े नहीं हैं, साल 1.5 साल बड़े ही होंगे, लेकिन ओहदे में मेरे से बहुत बड़े रहे हैं। और सोनिया जी के साथ उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के रूप में, ऑफिस इंचार्ज के रूप में भी काम किया। हम लोग उस नाते भी संपर्क में रहते थे। 3 बार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो बड़े ओहदे के हैं। अभी हाल जो पार्टी के चुनाव चल रहे हैं उसमें
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में वो फ्रंट रनर माने जा रहे थे कि जीतने के चांसेस इनके अच्छे हो सकते हैं अगर ये नॉमिनेशन भरेंगे। उस परिस्थिति में राजस्थान में जो घटना घटी, मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, उनके विधायक, साथी विधायक ये बड़ी संख्या में स्पीकर साहब के पास जाते हैं, वहां पर इस्तीफा अपना देते हैं और मीडिया में 2-3 मंत्री और विधायक ये बयान देते हैं कि नहीं, हाई कमांड के प्रतिनिधि जो आए हैं हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे और हमारी ये शर्तें हैं, ये शर्तों को माना जाए तब हम आगे की बात करेंगे। तो ये अनुशासनहीनता है। सरकार ने पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। इस बैन का चौतरफा स्वागत हुआ है, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो पीएफआई के बचाव में आ गए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वक्त ने पीएफआई पर बैन को गलत ठहराया है। तो पीएफआई पर जो बैन है वो गलत है। समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से यह कहा गया, पीएफआई एक राजनीतिक पार्टी है। शफीकुर बर्क रहमान का जिस तरीके से पीएफआई पर बैन लगा है, पूरी तरीके से पहले कार्रवाइयां और उसके बाद अब बैन। अब हमारे पास शफीकुर बर्क साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बैन लगा है क्या कहेंगे आप? ये तो नामुनासिब बैन नहीं लगना चाहिए। अभी जहाँ तक सोफा है PFI is concerned, it is a political party और ये हमारे देश में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ चल रही हैं और देश के अंदर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है। लेकिन अगर इस तरीके से बैंड लगने लगेगा तो प्रजातंत्र तो खत्म। ऐसे अब इन्होंने लगा दिया। अब मेरी राय में तो ये नामुनासिब है। सर, पहले तो ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, उसके बाद अचानक बैन। कार्रवाइयाँ किए, अब इस तरीके से कार्रवाइयाँ पॉलिटिकल पार्टियों पर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई गलती करती है ठीक है, उसकी सजा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसकी कार्रवाई करो। सुरक्षा एजेंसियां मान रही थी कि पीएफआई के साथ बहुत संदिग्ध चीज़ें थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बैन की बात कही कि सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिला था। अरे भाई, ये तो उनकी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे करते रहते हैं। और गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, ये सन 24 बता देगा कि ये अपोजिशन सब इकट्ठा होकर जब लड़ेगा तो पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। सर, आखिरी सवाल है, क्या जो गिरफ्तारियां हुई हैं पीएफआई में, आपको लगता है कि वो वाजिब हैं? नहीं, मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। साफ तौर से कहा है बर्क जी ने कि जिस तरीके से जो गिरफ्तारियां हैं वो भी वाजिब नहीं है और बैन लगाना भी कहीं ना कहीं गलत है। तो पीएफआई की हमदर्दी करते हुए शफीकुर रहमान बर्क। इधर आपको बता दें कि पीएफआई बैन को उन्होंने गलत बताया, लेकिन उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने साफ कह दिया कि सरकार ने फैसला सबूतों के आधार पर लिया है। कल जैसे आपको बताया था, ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर रेड पे देख रहे हैं कि जो रेड में जो हुई है, तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले, कैसे आईडीज बनाया जाए, कैसे सीक्रेट चेक किया जाए, देखिए इसीलिए तो खतरनाक नहीं होता तो बैन थोड़े न करना पड़ता। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। कांग्रेस इसको लेकर सवाल खड़ा कर रही है कि अगर आप बैन करते हैं पीएफआई को तो आरएसएस को बैन करना चाहिए। अब कांग्रेस देखिए क्या कहती है, मैं इस पे क्या कहूँ। वो अभी उनको जो राजस्थान में कहना चाहिए वो कह नहीं पा रहे हैं। उनके पास देखिए हताशा और निराशा के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा है। वो ऐसी किसी भी बात के लिए जो राष्ट्र विरोधी ताकतों को मदद करने वाली हो वो खोल करके सामने आ जाते हैं। निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करें। सर, पीएफआई इधर पीएफआई पर लगे बैन का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। कांग्रेस पूछ रही है कि आरएसएस पर आखिर बैन क्यों नहीं लगाया गया। कांग्रेस ने आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इसका स्वागत करता हूं और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं
कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और इस प्रकार की चीजें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा। No, we are demanding RSS also banned. No, PFI ban is not a remedy. So the majority terrorists, what can I say? The RSS also highlighting these communalism throughout the country. So Hindu communalism, RSS spreading everywhere. So RSS and PFI, both are equal. So government should ban both. Why only PFI? RSS also doing the majority communalism. So wherever majority communalism is there, RSS is spreading, then the minority communalism also naturally coming up. So ultimately both communalism is dangerous. Majority communalism and minority communalism is dangerous for the country. So that's why government of India should ban both. Otherwise no result. तो के सुरेश को आप सुन रहे थे, सांसद हैं जो कह रहे थे आरएसएस पर भी बैन लगाया जाए। इस खबर पर नजर बनी हुई है, लेकिन अब आपको अयोध्या लेकर चलते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां पर कुछ कह रहे हैं। पर संत तुलसीदास जी के नाम पर, कहीं पर अन्य राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों और महापुरुषों के नाम पर भी उन चौराहों की सुंदरीकरण के साथ साथ इस प्रकार का एक भव्य स्वरूप उन चौराहों का अगर हो जाए तो अयोध्या को संवरने और सजाने में देर नहीं लगेगी। हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आपने विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर अयोध्या को बदलते हुए देखा है। एक नई अयोध्या आज यहां पर श्रद्धालुओं की संख्या भी किस रूप में उमड़ती हुई दिखाई देती है, उसके अनुरूप हमें भी तैयार होना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार अयोध्या के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था का सम्मान करते हुए कहीं भी विकास के कार्यों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं आने देगी, कोई बाधा नहीं आने देगी। विकास का कार्य हमारी प्राथमिकता है। हम प्राथमिकता के आधार पर इसे करके अपने तीर्थ क्षेत्रों को एक नई पहचान देने का कार्य करेंगे। और आज का दिन तो अद्भुत है। आज लता दीदी की भी पावन जयंती है और आज सरदार भगत सिंह जी की भी पावन जयंती है। आपने देखा होगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार भगत सिंह जी के नाम पर किया है और अयोध्या के एक मुख्य चौराहे का नामकरण लता दीदी के नाम से हुआ है। अभी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी हो रहा है। अब देश और दुनिया की, कभी कहते हैं ना भगवान राम लंका से अयोध्या पुष्पक विमान पर आए थे, अब हम कह सकते हैं हर बार दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम भगवान राम को यहां पर राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से एक पुष्पक विमान की प्रतिकृति के रूप में उनको यहां पर ला करके यहां पर अभिषेक के कार्यक्रम को संपन्न करते रहे हैं। पूज्य संतों के सानिध्य में कार्यक्रम होता रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि अगर वेदांती जी को यहां से किसी दूसरे लोक की यात्रा में जाना होगा तो यहीं से जहाज उनके लिए तैयार होगा। यानी दुनिया से कोई भी व्यक्ति अयोध्या धाम आना चाहेगा तो इंटरनेशनल फ्लाइट होगी जो सीधे अयोध्या को जोड़ेगी और अयोध्या को जोड़ने के साथ अयोध्या के माध्यम से उसका आत्मिक संबंध एक बनेगा। अयोध्या को उसी भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम आज चल रहा है और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आज अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश संवर रहा है। काशी में देखिए, काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और नेतृत्व में कितना भव्य हुआ है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए। ऐसे ही
विंध्यवासिनी धाम में ये शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि में मां शारदा की वीणा अयोध्या में मुख्य चौराहे पर विराजमान हो गई। यानी मां वीणा की, मां शारदा की कृपा एक बार फिर से अयोध्या पर बरसने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा अयोध्या पर बरसने वाली है और शारदीय नवरात्रि है। जगत जननी मां भगवती की कृपा तो अयोध्या पर सदैव ही बरसती है क्योंकि राम राज्य की धरती है। आज विंध्यवासिनी धाम भी इसी भव्यता के लिए वहां पर कार्य हो रहा है। हम नैमिषारण्य का विकास भी करने जा रहे हैं। प्रयागराज को कुंभ की धरती है, वहां का विकास भी इसी भव्यता के साथ हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यह आध्यात्मिक विकास की यात्रा तो है ही, आस्था का सम्मान तो है ही, इसके माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी इस पर्यटन विकास की इन संभावनाओं के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। लाखों नौजवान अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का नौजवान जो पहले रोजगार के लिए देश और दुनिया के अलग अलग भागों में जाता था, आने वाले समय में उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस में अब नया और बड़ा खुलासा हुआ है। अंकिता से पहले आरोपी के रिजॉर्ट में नौकरी करने वाली एक लड़की ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। ये खुलासे होश उड़ाने वाले हैं, पुलिस और सरकार से सवाल करने वाले हैं। वगैरह ये सब करता था, मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियां दी पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियां लेके आता था रिजॉर्ट से। अंकिता ने चैट में खोला था रिजॉर्ट का राज। अब कैमरे पर देखिए रिजॉर्ट में जिन्होंने काम का पर्दाफाश। गंदा काम छिपाने के लिए स्टाफ को था ऊपर से आदेश। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में जिस फरोशी रोकने की कोशिश अंकिता ने की थी, जिस वजह से उसकी हत्या कर दी गई, उसी रिजॉर्ट और आरोपों को लेकर वो सच सामने आया है, जिस पर अब तक कयासबाजी ही चल रही थी। खुलासा हो रहा है कि कैसे पुलकित आर्या का रिजॉर्ट जिस्म फरोशी का सेंटर बना हुआ था, और वो भी तब जब सब कुछ पुलकित और अन्य आरोपियों की जानकारी में था। तो आपको सुनाते हैं उसी रिजॉर्ट की असलियत, वहां काम कर चुकी एक पूर्व स्टाफ से। मैं वहाँ काम करती थी, वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज्यादा वैसा व्यवहार होता था। मेरठ की रहने वाली ये लड़की और इनके पति भी रिजॉर्ट में रहे, वहाँ नौकरी की और सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि कैसे वहाँ पुलकित गलत धंधे को शह देता था। रिजॉर्ट में लड़कियों के साथ बहुत घिनौनी हरकतें होती थी, वो लड़कियों को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। लड़कियाँ आती थी रिजॉर्ट से और रिजॉर्ट में तो मुझे एंट्री के लिए मना किया जाता था कि तुम इन लोगों की एंट्री नहीं करोगी। लड़का लड़कियाँ आते थे ज़्यादातर, तो उनके साथ भी घुल मिल जाता था, स्विमिंग पूल में नहाता था उन लोगों के साथ और वगैरह ये सब नशे वगैरह ये सब करता था। गेस्ट की दारू चुरा के, तब एम्प्लॉय में नाम लगाता था कि एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी, एम्प्लॉय ने चुरा ली होगी। वो एम्प्लॉय पे भी डांट पड़वाता है, एम्प्लॉय को मारता है। इस पूर्व कर्मचारी की माने तो रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा बना हुआ था, वहाँ लड़कियां लाई जाती थी, लेकिन जो भी रिसेप्शनिस्ट होती थी उसे लड़कियों की एंट्री रजिस्टर में करने से मना कर दिया जाता था। आरोपों की माने तो पुलकित आर्या रिजॉर्ट की महिला कर्मचारियों पर भी गंदी नजर रखता था। मुझे बहुत गंदी से गंदी गालियां दी पुलकित आर्या ने। अंकित गुप्ता जो है वो लड़कियां लेके आता था रिजॉर्ट में बहुत गंदी से गंदी हरकतें होती थी रिजॉर्ट। कुछ ऐसा ही आरोप इस लड़की के पति का भी है, वो खुद भी रिजॉर्ट में काम कर चुके हैं। जॉब करने के लिए गए थे, हम काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके गए थे कि हम यहाँ पे जहाँ तक है लंबे टाइम तक जॉब करेंगे और साथ में ही हम जॉब करने गए थे वहाँ पे। बट क्या है, हमें धीरे धीरे जो है हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं। तो हमने वहाँ से 1 महीने बाद वहाँ से हमने जो है जॉब छोड़ दी थी। पहली बार कैमरे पर पुलकित, उसके दोस्तों और उसके रिजॉर्ट की असलियत जग जाहिर है। इन सब के बीच एसआईटी पूरे मामले की जांच में जुटी है।
एक दिन पहले ही जांच टीम ने मौका वारदात से तमाम सबूतों के साथ सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, सीडीआर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाकर तफ्तीश में जुट गई है। मेरठ से उस्मान चौधरी, दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक। गम और गुस्से में डूबा अंकिता का परिवार अब आगे की गुजर बसर के लिए मदद चाहता है। सांत्वना देने घर आए पूर्व सीएम हरीश रावत के जरिए अंकिता के परिवार ने राज्य सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने की कोशिश की। अंकिता के घर पहुंचने लगे नेता, होने लगी सियासत। कैसे खत्म होगी गम और गुस्से में डूबे परिवार की आफत? ये अंकिता का घर है, जहां कुछ दिन पहले तक सपने संजोए जाते थे। सुविधाएं बेशक कम थी, लेकिन कुछ करने, कुछ बनने और फिर नया घर बनाने के सपनों की कोई कमी नहीं थी। एक हादसे ने इस परिवार के लिए सब कुछ खत्म कर दिया। न सपने बचे, न सपनों को संजोने वाली अंकिता। वो का बहुत बड़ा सपना था कि मैं एक अच्छे उसमें लगूं, मैं अपने माँ बाप को पैसे इकट्ठे कर दूं तो रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अब अंकिता के घर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। पिछले 24 घंटे में सरकार से लेकर विपक्ष तक के नेता अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। जाहिर है बीजेपी नेताओं के पास आश्वासन है तो गैर बीजेपी नेताओं के पास सरकार को कोसने का मौका। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि एक बेटी और उसके परिवार के अधूरे रह गए सपने अब कैसे पूरे होंगे। जो जो चीजें जांच की परिधि में आएगा वो व्यक्ति उसमें उस जांच की परिधि के अनुसार संबंधित धाराओं में उस पर कार्रवाई होगी। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्थाओं से बंधे हुए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सी जांच, जिस प्रकार से डीआईजी स्तर पर एसआईटी का गठन हुआ है, यही अपने आप में बहुत बड़ी गंभीरता है। और जिस अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है वो अधिकारी अपने आप में बहुत जिम्मेदार लेडीज है। हमारे यहाँ वो एसएसपी रही है, बहुत ईमानदार अधिकारी हो, बहुत अच्छी एसएसपी वहाँ पर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें भरोसा रखना चाहिए और न्याय के मामले में मुझे लगता है कि जो जो एसआईटी के दायरे में, शक के दायरे में, संदेह के दायरे में आएगा, आप भरोसा रखिए कोई नहीं बचेगा। बच्चों को इस पहाड़ पे खेत जोतकर, जानवरों के दूध को बेचकर, घी को बेचकर, बड़ी मेहनत से बच्ची को बड़ा किया और बच्ची, होनहार बच्ची अपने माँ बाप का सपना और अपना सपना लेकर जब निकली तो 20 दिन के अंदर कितनी बड़ी घटना हो जाती है। जब बात करी तो पहले पहाड़ के लोगों को डर था शेर से, भालुओं से, के बीच जंगल में रहते।